नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किस तरीके से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने प्रेजेंटेशन देंगे मंत्री। 100 दिनों की उपलब्धियों का ये प्रेजेंटेशन होगा। सीएम योगी की मौजूदगी में चाय पर चर्चा होनी है। आगे की योजनाओं का रोड मैप भी पेश इस दौरान होगा। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी मंत्रियों को चाय पर बुलाया हुआ है। बैठक राजभवन में हो रही है। इसमें मुख्यमंत्री के साथ ही सभी मंत्री भी शामिल हैं। प्रदेश में योगी सरकार 2.0 बनने के बाद राजभवन में इस तरह की ये पहली बैठक होने जा रही है। जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से आपको बता दें कि इस बैठक में सभी मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार भी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि राज्यपाल के समक्ष योगी सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियों पर चर्चा हो सकती है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। तौकीर किदवई लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ राजभवन से। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से राजभवन पर? अपनी तरह की ये पहली मीटिंग योगी सरकार 2.0 बनने के बाद, और ऐसे में सबसे अहम बात, अभी कुछ दिनों पहले मंत्री मिनिस्टर जितने थे वो प्रेस के सामने अपनी 100 दिनों की उपलब्धियां पेश करते नजर आ रहे थे, प्रेजेंटेशन गिनाते नजर आ रहे थे। तो वहीं आज राजभवन में इस बात का प्रेजेंटेशन हो रहा है। कौन कौन मौजूद है? सुरेश खन्ना, दिनेश शर्मा और कुछ अहम चेहरे हम देख पाए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस तरह का पहला मामला है कि जहां राज्यपाल ने सरकार को आमंत्रित किया है, सरकार के मंत्रियों को आमंत्रित किया है कि वो अपने विभागों के बारे में जो 100 दिन बीते हैं उसके बारे में लेखा जोखा यहाँ पर आकर बताएं कि किस तरह से जनता के लिए वो काम कर रहे हैं। फिलहाल डिप्टी सीएम के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव देव प्रसाद मौर्य के अलावा जो और भी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो सभी इस समय राजभवन के अंदर पहुंच चुके हैं और लगभग में भी माना जा रहा है कि बैठक शुरू हो चुकी है। चाय पर चर्चा होनी है और उनसे विभागों की जानकारी ली जाएगी कि जिस तरह से भी 100 दिन का लेखा जोखा मंत्री दे रहे थे वो आज यहाँ पर भी बताएंगे कि जनता के लिए वो क्या काम कर रहे हैं और आगे की क्या रोड मैप है, उसके बारे में वो जानकारी देंगे। इसके अलावा एक पुस्तक है आनंदीबेन पटेल प्रतिबद्धता के पदचिन्ह पर, उसका भी एक विमोचन होना है। यहाँ पर आनंदीबेन पटेल उसी पुस्तक का विमोचन करेंगी। तो अभी फिलहाल ये मीटिंग शुरू हो गई है। माना ये भी जा रहा है कि करीब आधे से पौन घंटे ये मीटिंग चलेगी और उसके बाद जब निकलने का सिलसिला शुरू होगा तो हम उनसे जरूर पूछेंगे मंत्रियों से कि आखिर उनसे क्या बात हुई और आनंदीबेन पटेल को जो उन्होंने जब अपना प्रेजेंटेशन दिया तो उस पर उनका क्या रिएक्शन रहा, क्या संतुष्ट है या कुछ मामलों पर असंतुष्ट भी नजर आई, ये हम उनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अहम मीटिंग राजभवन में चल रही है जिसके बाद आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं उनका क्या कुछ रिएक्शन है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, ये जनता टीवी जानने की कोशिश जरूर करेगा। वहीं एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, ये जो मीटिंग राजभवन में चल रही है इसके बाद एक और मीटिंग होनी है। यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की आज बैठक है मुख्यमंत्री आवास पर करीबन 6:30 बजे। 2 एमएलसी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। भाजपा उम्मीदवारों के नाम पर विवाद बना हुआ है जिसमें कोर कमेटी के सदस्यों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। इस मुद्दे को लेकर लखनऊ में शाम को 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम और साथ में अन्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन के निधन से एक सीट खाली हुई है जबकि दूसरी सीट पूर्व सदस्य ठाकुर जयवीर सिंह के इस्तीफे से खाली हुई है। इन दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सोमवार से इसका आगाज हो जाएगा जिसमें 31 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 11 अगस्त को चुनाव होगा। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। जया सिंह हमारे साथ में लाइव जुड़ी हुई हैं इस पूरे मामले पे। जया, 2 अहम नामों पर चर्चा होनी है। दोनों नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एमएलसी के नाम है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और इसी सहमति के जुगाड़ में या यूं कहें कि कोशिश में एक और बार मीटिंग।
जी पूछा आज मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगठन महामंत्री सुनील बंसल शामिल होंगे। ऐसे माना जाता है विधान परिषद की दो रिक्त सीटें हैं उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि सहमति नहीं बन पा रही है संगठन में, क्योंकि लगातार अटकलें लगाई जा रही कि अहमद हसन और ठाकुर जयवीर सिंह से जो विधान परिषद की रिक्त सीटें होंगी उस पर किस सदस्य को उतारा जाए। ऐसे में तमाम जो मंत्रिमंडल से हटाए गए मंत्री है, तो चाहे सिद्धार्थनाथ सिंह हो और भी तमाम मंत्री है, दिनेश शर्मा हो, ऐसे भी इन लोगों को भी अटकलें लगाई जा रही है कि इनको भी विधान परिषद के सदस्य के तौर पर उतारा जा रहा है। ऐसे में जो पूर्व मंत्री में देखा जब सरकार में रही है राजभर की जो सहयोगी दल है, ऐसे में उनके बेटे जो अरविंद राजभर है पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, उनके भी अटकलें लगाई जा रही है, उनको भी विधान परिषद का सदस्यता और दिया जा सकता है। ऐसे में जो अरविंद राजभर जो है ओम प्रकाश राजभर को तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अरविंद राजभर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी अटकलें लगाई जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष जब से ही योगी आदित्यनाथ 2.0 की और सरकार रिपीट हुई है तब से ही लगातार अटकलें लगाई जा रही है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि दरअसल भाजपा में ये नियम रहा है एक सिद्धांत एक पद की एक पद एक व्यक्ति की सिद्धांत रही है। और आप देख सकते हैं कि स्वतंत्र सिंह है जो जल शक्ति मंत्री है, इस समय सरकार का हिस्सा है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है वो खाली है। संगठन का जो सिद्धांत रहा है वो 3 साल ही कोई मंत्री महामंत्री एक पद पर रह सकता है, ये संगठन का नियम है। ऐसे में अगर हमको हाल में देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष का मतलब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी स्वतंत्र सिंह का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है। इसमें आपको बता दी पूजा तो पिछले वर्ष के जो चेहरा है वो बीएल वर्मा और पंचायती राज मंत्री भूपेन्द्र चौधरी का भी नाम इस समय सबसे जोरों पे है। राजधानी लखनऊ से सियासी गलियारों में उनकी सबसे ज्यादा चर्चा है। साथ ही साथ पुरानी रिकॉर्ड को अगर देखती है भाजपा के बहुत शुक्रिया जया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो जया ने कुछ अहम नाम बताए हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है और दूसरी तरफ 2 एमएलसी के नामों पर मंथन भी इस बैठक के दौरान दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना और मंकी पॉक्स की स्थिति को लेकर लखनऊ में टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि कुछ राज्यों में मंकी पॉक्स संक्रमण के बढ़ते केसेस को देखते हुए राज्य में विशेष सावधानी बरती जाए। इसके अलावा मंकी पॉक्स के लक्षण, उपचार और बचाव, इन तमाम चीजों के बारे में WHO और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए। तो वहीं कोविड अस्पतालों में न्यूनतम 10 बेड केवल मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए आरक्षित रखा जाए, इस बात का भी जिक्र है। आपको बता दें कि बुधवार को औरैया जिले में मंकी पॉक्स वायरस का एक संदिग्ध मामला सामने आया था। संदिग्ध मरीज के नमूने जांच के लिए लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजे गए थे। कांवड़ियों पर फूल बरसाने पर ओवैसी को आपत्ति है। कांवड़ियों पर फूल बरसाने पर ओवैसी का ट्वीट सामने आया है। कांवड़ यात्रा मार्ग में गोश्त बिक्री पर पाबंदी, ये कहना है ओवैसी का। एक से मोहब्बत दूसरे से नफरत क्यों? एक के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ बेहतरीन तस्वीरें आई। कई कांवड़ यात्राओं पर मुसलमानों ने भी फूल बरसाए हैं, उसकी बारिश की है। कई जगहों पर मुसलमानों ने कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया। कांवड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किए जाने पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा कि अब मुसलमानों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ओवैसी ने मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स को साझा करते हुए कहा कि अगर कोई मुसलमान कुछ मिनटों के लिए भी खुली जगह में नमाज अदा करता है तो ये एक विवाद हो जाता है। मुसलमानों को पुलिस की गोलियां, हिरासत में संघर्ष, NSA, UAPA, लिंचिंग, बुलडोजर का सामना करना पड़ रहा है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए पूछा कि एक से नफरत और दूसरे से प्यार क्यों है? एक धर्म और बुलडोजर के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट क्यों करें अन्य के लिए? वहीं ओवैसी के इस ट्वीट के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन पर हमला किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी अपना एक सूत्रीय एजेंडा चलाने के लिए ही इस तरह के बयान देते हैं। उन्हें इन्हीं बयानों के सहारे अपना वोट बैंक बनाना है। वो हर समय हिंदू मुसलमान ही करते रहते हैं। सेवा हम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। इस प्रकार के जहरीले ट्वीट से न सरकार की सेहत पे कोई असर पड़ता है, न उसमें बदलाव आएगा, न समाज के ऊपर इसका कोई असर पड़ता है। और ये MIM के मुखिया जो आए दिन ये जहर उगलने का काम करते हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस प्रकार के बयान दे करके चर्चा में आने का असफल प्रयास करते हैं, इससे उनको बाज आना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, क्या जब हम गरीब कल्याण की योजना प्रधानमंत्री आवास दे रहे थे तो हिंदू को दिए, मुसलमान को नहीं दिए क्या? हर घर नल से जल क्या हिंदू को दे रहे हैं, मुसलमान को नहीं दे रहे हैं क्या? गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन हिंदू को दे रहे हैं, मुसलमान को नहीं दे रहे हैं क्या? हर गरीब के घर में बिजली लगाते समय हिंदू घर में लगा रहे हैं, मुस्लिम घर में नहीं लगा रहे हैं क्या? हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम करती है। जो भी है मैं उनसे, चाहे एमआईएम के मुखिया, उनसे पूछना चाहता हूँ, इस देश के, प्रदेश के गरीब मुसलमानों के बारे में उनके पास क्या सोच है? केवल जहर फैलाने के लिए बयान देते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो गरीब है वो हमारा है और उन गरीब। पीडब्ल्यूडी में स्थानांतरण नीति के खिलाफ जाकर किए गए 59 अभियंताओं के ट्रांसफर रद्द होने वाले हैं, तो वही अभियंताओं के ट्रांसफर में एक के बाद एक मनमानी सामने आ रही है। 10 सालों से ज्यादा समय से जमे इंजीनियर्स को छोड़ दिया गया, जबकि कुछ महीने पहले ही तैनाती पाए इंजीनियर्स को फिर दूसरी जगह भेज दिया गया। तो वहीं मुख्यालय से संबद्धता में भी खेल सामने आ रहा है और इसीलिए कई और अधिकारियों पर गाज गिरना भी तय माना जा रहा है। पिछले 1 साल में मुख्यालय से संबद्ध किए गए इंजीनियर्स के प्रकरणों की गंभीरता से जांच होगी, जिसमें संबद्धीकरण जो भी आदेश गलत पाए जाएंगे उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं ताजनगरी आगरा में स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ रही है। हाल इतना बुरा है कि तीमारदार भी मोबाइल की टॉर्च से अपने मरीज ढूंढ रहे हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं का भी लापरवाही से इलाज किया जा रहा है। महिलाएं गर्मी से बेहाल होकर खुद कागज के गत्ते से पंखा कर रही हैं। डिप्टी सीएम के सख्त रवैये के बावजूद भी यहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही नजर आती है। दरअसल ये हाल ताजनगरी आगरा के सैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बदतर हो चुकी हैं कि डॉक्टर अंधेरे में ही गर्भवती महिला को ड्रिप लगा रहे हैं। अस्पताल में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं। गर्मी से बेहाल गर्भवती महिलाएं खुद ही हाथ में कागज का गत्ता लेकर हवा कर रही हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के सख्त रवैये के बावजूद भी किसी के कानों में जू तक रेंगने को तैयार नहीं। इसके बावजूद यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र का ये हाल है। ताजा वीडियो आगरा के सैया सामुदायिक केंद्र का। क्या बताया उन्होंने? जिनमें आलू की बोतल चढ़ाई। तो इस बीच आपको उत्तराखंड से बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। थोड़ी देर में धामी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक में ये सभी मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, राज्य कैबिनेट की अहम बैठक सचिवालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में स्वास्थ्य, सहकारिता, शहरी विकास, खाद्य, पर्यटन समेत कई विभागों से जुड़े प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। कैबिनेट हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को हरी झंडी दे सकती है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं आपसे कुछ ही देर में। कैबिनेट की मीटिंग जिसमें अध्यक्षता करने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, और इस बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्री और तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रह सकते हैं। शाम को 5 बजे ये मीटिंग शेड्यूल की गई है, यानी कि अब से कुछ ही मिनटों बाद मीटिंग सामने आएगी और कहा जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है और उन पर मोहर भी लग सकती है। कैबिनेट में सभी मंत्री भी शामिल होने वाले हैं। सचिवालय में शाम को 5 बजे मीटिंग होगी। चलिए, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में नवीन शुक्ला जुड़ गए हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है जिसमें बताया जा रहा है कि कई अहम प्रस्ताव पेश किए जाएंगे और कईयों पर मुहर भी लग सकती है। जी पूजा, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उनकी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अब से कुछ देर बाद ही यह बैठक शुरू होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंचायत चुनाव हरिद्वार को लेकर इस कैबिनेट में मोहर लग सकती है। इसके साथ ही शहरी विकास की बात की जाए तो शहरी विकास के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, पलायन के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। लगभग 1 दर्जन जो प्रस्ताव हैं इस पर चर्चा होने की संभावना है और कई प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। अब से कुछ देर बाद ही यह बैठक शुरू होगी। सभी कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया है, सभी विभागीय अधिकारियों को बुलाया गया है।
थोड़ी देर बाद ही ये बैठक शुरू होगी। तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है। काफी अहम बैठक मानी जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल दिल्ली से भी लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य को कुछ बड़ी सौगात भी मिलने की संभावना जताई जा रही है। बैठक जो है अब से कुछ देर बाद करीब 5 बजे शुरू होने वाली है। बैठक अहम मानी जा रही है। तमाम सारे अधिकारी जो हैं वो सचिवालय पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही अगर कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की बात की जाए तो वह उनका भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया नवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। कई मंत्रियों के बैठने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शाम को 5 बजे का समय तय है मीटिंग के लिए। वे देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद केंद्रीय योजनाओं की कमान संभालने वाले हैं। नौकरशाह केंद्रीय योजनाओं का बजट खर्च करने में जिस तरह की सुस्ती दिखा रहे हैं उसको देखते हुए निराश है मुख्यमंत्री और खुद कमान संभालेंगे। सीएम धामी हर 15 दिन में योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। 3 साल में 3,825 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए अधिकारी। सीएम धामी की योजनाओं को काम में नहीं लाने पर चेतावनी सीएम ने दी है कि योजनाओं को सीरियसली लीजिए, समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। काम पूरा नहीं होने पर अफसरों पर कार्रवाई की बात सीएम धामी ने खुद कही है। प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, हमारी स्वनिधि योजना है, स्वामित्व योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, अनेकों जो भी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की हैं उनकी हम लगातार हमने तय किया है कि हर महीने में 2 बार उसकी समीक्षा करेंगे और उसका एजेंडा हमने सबको वितरित कर दिया है। जल्दी एजेंडा सभी विभागों को मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, केंद्र सरकार ने चलाई है, वो नीचे तक पहुंचे और जिन लोगों के लिए योजना चलाई गई है उन लोगों को उन योजनाओं का सीधे सीधे लाभ मिले, उनके जीवन में परिवर्तन हो, उनका जीवन आगे बढ़े। तो वहीं दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौरे से संबंधित जानकारी साझा करी। उन्होंने कहा कि कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करते हुए उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा की है। आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की बैठक हर 3 महीने में होती है। उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में 2025 के विजन को लेकर चल रहे हैं और इस विजन को हमने उनके सामने रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जिससे कि उत्तराखंड के विकास को और ज्यादा गति मिलने जा रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की बैठक जो हमारी प्रत्येक 3 माह में होती है उसमें पूरे राज्य का एक विजन, एक खाका उसमें उस पर चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सारे क्षेत्रों में, चूँकि उत्तराखंड की धरती से उनका बेहद लगाव है, उनका सभी में मार्गदर्शन मिला है और हमने 2025 जो हमारे राज्य का स्थापना वर्ष होगा, स्थापना वर्ष में 25वां स्थापना वर्ष जो रजत जयंती वर्ष होगा, उस वर्ष के लिए जो हमने रोड मैप बनाया है उस रोड मैप को वहाँ पर रखा है कि हर क्षेत्र में हम कैसे एक श्रेष्ठता प्राप्त करें, कैसे हम आगे जाएं, कैसे हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हों। और दूसरा हमने अगले 10 सालों का 2032 का 2022 से चल रहा है 2032 का और 2025 के 2 प्रकार के रोड मैप पर हम काम कर रहे हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधानसभा में कई समितियों का गठन किया और इन सब की जिम्मेदारी विधायकों को सौंपी गई है, लेकिन कांग्रेस के कई सीनियर विधायक इन समितियों में एडजस्ट नहीं हो पाए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने विधानसभा अध्यक्ष से बात करने का फैसला किया है। करण माहरा का कहना है कि लोक लेखा समिति और आश्वासन समिति में अध्यक्ष विपक्ष का विधायक होता है। हालांकि अभी इन दोनों समितियों की जिम्मेदारी किसी को नहीं सौंपी गई है, लेकिन फिर भी हम विधानसभा अध्यक्ष से मांग करेंगे कि कांग्रेस के सीनियर विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए सीएलपी लीडर यशपाल आर्य के माध्यम से भी बात करेंगे और कहेंगे कि वरिष्ठ विधायकों को वेटेज मिलना चाहिए। 2 समितियां जो लोक लेखा समिति और एश्योरेंस कमेटी है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और ये विपक्ष के पास ही रहती हैं। लेकिन अन्य सीनियर्स को भी, जैसे पिछली बार अग्रवाल साहब ने आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी को एक समिति का गठन करके उसमें रखा था, तो सीनियर्स को थोड़ा सा कहीं ना कहीं वेटेज मिलना चाहिए। और मुझे लगता है मैं रितु खंडूरी जी से रिक्वेस्ट भी करूंगा और आदरणीय यशपाल आर्य जी से भी कहूँगा कि वो बात करें और कुछ सीनियर्स को एकोमोडेट करने की आवश्यकता है, ये होना चाहिए।
वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपने और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।